Hello everyone, welcome back to Line Science Academy's online platform and in today's session we are going to discuss geography. So basically आज के सेशन में होने क्या वाला है, इससे पहले हमने ज्योग्राफी को पार्ट 1 में कवर किया था जहाँ पे हमने बहुत बेसिक से ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे किस तरीके से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपके इसमें आते हैं जो कि बहुत ईजी थे। लाइक हमने मीटेरॉइड डिस्कस किया था, हमने एस्ट्रॉइड डिस्कस किए थे, बहुत बेसिक चीज़ें थी। अब हम उससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और आज जो हम इस सेशन में करने वाले हैं पार्ट 2 में वो होगी आपकी एनसीईआरटी। सो बेसिकली ये जो आपका ज्योग्राफी का सेशन होने वाला है ये एनसीईआरटी बेस्ड आपका इसमें एक क्विज होगी, ओके। और इसी में वैसे ही आपका 10 क्वेश्चंस का सेट है जहाँ पे आपको जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा आपको वीडियो को पॉज करना है, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करना है, वापस आके अपना आंसर चेक करना है और बाय द एंड ऑफ द वीडियो अपना फाइनल स्कोर टाइप करना है। एनसीईआरटी जो रखी गई है आपकी क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की एनसीईआरटी को यहाँ पे बेस माना गया है इस वाले सेशन में। आगे भी हम बढ़ते रहेंगे तो हम 9, 10, 11, 12 को भी कवर करेंगे। सो जो ज्योग्राफी का ये वाला पार्ट है इसमें हमने एनसीईआरटी को बेस मान के करा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से एनवायरनमेंट के कंपोनेंट है। पहला है लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरा है नेचुरल एंड मैनमेड फिनोमिना, तीसरा है लिथोस्फीयर एंड द लास्ट इज रिलीजन। एंड सेलेक्ट द गिवन कोड 1 2 3 2 3 4 1 3 4 ऑल ऑफ द अबव। आपको सही बनाना है इसमें से स्टेटमेंट, ओके। ये आपका क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है प्रॉपर उसका क्वेश्चन है। वहाँ पे आपको एक फिगर दिखा होगा जहाँ पे कंपोनेंट ऑफ ज्योग्राफी, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में बात करी गई है, उसी से आपका ये क्वेश्चन बना है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा ऑल ऑफ द अबव। यस, आपका रिलीजन भी आपका एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरा हो गया नेचुरल मैनमेड फिनोमिना, तीसरा हो गया लिथोस्फीयर। जो ध्यान लगता है हमारा, जो अगर लॉजिक लगता है तो हम अगर कैंसिल करते हैं, जो अगर हम बिना एनसीईआरटी पढ़े करते हैं तो हम ए को आंसर करते, बट आंसर इज डी। अब अगर आप एनसीईआरटी खोलते हैं तो वहाँ पे आपको इस तरीके का फिगर दिखेगा। यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की बात करी गई है, ओके। सो एक तरफ नेचुरल है जहाँ पे आपका एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर, लैंड, लिथोस्फीयर एंड द लिविंग थिंग्स बायोस्फीयर। सो ये सब इसमें आ जाते हैं। सो ऑप्शन में आपका लिथोस्फीयर था वो आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। फिर आता है ह्यूमन मेड में, तो ह्यूमन मेड में आता है बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स। सो आपका सेकेंड जो था मैन मेड फिनोमिना ये इसमें भी आ जाता है आपके। देन वी हैव ह्यूमन, देन वी हैव ह्यूमन, तो यहाँ पे आते हैं आपके क्या, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन। तो रिलीजन भी आपका इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है और ये आपका आंसर सही हो जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिक्स सिचुएशन, ये सब आपके इन्वायरमेंट के कंपोनेंट हैं। Consider the following statement. The main mineral constituent of the oceanic crust are silica and alumina. This is called Sial. The continental crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called Sima. And आपको incorrect statement हमें बताना है 1 only, 2 only, both या none। तो आपको बताना है कि क्या, पहले कह रहे हैं कि जो आपका ओशियानिक क्रस्ट में आपका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो सिलिका और एल्यूमिना है, इसलिए उसे सियाल कहते हैं, सियाल भी कहा जाता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम है जिसे सीमा कहा जाता है। तो क्या ये सही है या ये गलत है? अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, अच्छे से एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी। और वैसे भी ये तो बहुत बेसिक है। जब हम आगे ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं तो जब हम ओशियानिक क्रस्ट डिस्कस करते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट डिस्कस करते हैं, तो ये तो बहुत बेसिक है। आंसर होगा सी, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, इनकरेक्ट पूछा था, दोनों गलत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इंटरचेंज करे हुए हैं, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं इनके बारे में डिफरेंस है। ये हो गया आपका सियाल जो कि आपका सिलिका एंड एल्यूमिना। देन वी हैव सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ पे आपका सियाल जो है ये अर्थ की जो अपर क्रस्ट लेयर है उसको कहा जाता है। सीमा जो है लोअर लेयर है उसको कहा जाता है। सियाल में आपका सिलिका और एल्यूमिनियम होता है, ओके, एल्यूमिनियम होता है, ओके। देन जब हम सीमा की बात करते हैं तो सिलिका और मैग्नीशियम होता है। तो सीमा ना M फॉर मैग्नीशियम, यहाँ पे Al फॉर एल्यूमिनियम है। उसके साइन के उनके जो आपके सिंबल हैं उनके अकॉर्डिंग है। इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करते हैं तो आपका सियाल आता है, और जब हम ओशियानिक क्रस्ट की बात करते हैं तो हमारा सीमा आता है। अब वापस क्वेश्चन में आते हैं। ये पहला वाला जो इन्होंने बोला था ये था सियाल, जो कि अभी हमने पीछे देखा था कि सियाल होता है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के लिए, इसीलिए आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा था आपका सीमा, ओके। तो यहाँ पे आपका जो था सीमा करके, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका था इसका ये हो गया आपका ओशियानिक क्रस्ट के लिए, इसीलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, ओके। सो यहाँ पे आपका ये हो जाता है इस तरीके से, ये आप एक सेकेंड, फाइन।
तो इसको फिर से देख लेते हैं। और इसमें आगे क्या है, जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाला होता है इसकी लोअर डेंसिटी होती है क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम ज़्यादा होता है। सॉरी मैं एल्यूमिनियम बोल रही हूँ, एल्यूमिनियम है, ओके। एल्यूमिनियम ज़्यादा होता है और आयरन का अमाउंट कम होता है। याद करिए जो आयरन होता है ये फेरस भी कहा जाता है जिसे, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अगर लोअर अमाउंट में आपका आयरन है तो जिस क्रस्ट से वो बना है उसकी भी डेंसिटी लो होगी, इसीलिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी लो होती है। लेकिन सीमा जो होगा यहाँ पे आपको आयरन का अमाउंट, मैग्नीशियम का अमाउंट ज़्यादा दिखेगा, इसलिए यहाँ डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए आपको ये लोअर लेयर में दिखने को मिलता है, ये अपर लेयर में दिखने को मिलता है। यहाँ पे 5 to 70 किलोमीटर डीप होगा ये, और बिकॉज ऑफ ट्रेमेंडस प्रेशर सीमा बिकम विशियस एंड अपवेल एंड सियाल फ्लोट्स ओवर द सीमा। तो ये इतना डीप होता है कि जो आपका सियाल है वो सीमा के ऊपर आपको फ्लोट करता हुआ दिखता है। ये सीमा में हम इसे बस बोल रहे हैं प्रोनाउंस करने के लिए, बट ये अलग अलग है, ओके। ये एक साथ नहीं आएगा, यहाँ पे ये सही नहीं लिखा है क्योंकि ये आपका एक साथ नहीं आएगा, ये अलग अलग आएगा, ये सिंबल के अकॉर्डिंग लिखा गया, ओके। ये बस समझने के लिए याद रखते हैं सियाल सीमा, ओके। Consider the following statement: places where the earthquake start under the surface of the earth is called epicenter. Place where the earthquake start above the surface of the earth is called focus. आपको करेक्ट बताना है, A only, B only, both या none. सो अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगेन एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब अर्थक्वेक डिस्कस करते हैं तो बेसिक टर्म्स होती हैं, इंटेंसिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, उनको मेजर करने के स्केल क्या होते हैं, रिक्टर स्केल क्या होता है, मर्करी स्केल क्या होता है। फिर उसी से हम जो पहले पढ़े तो ये कुछ टर्म्स होते हैं, एपिसेंटर, हाइपोसेंटर, फोकस हो गया आपका, ओके। फिर वेव्स होती हैं, पी वेव, एस वेव। आंसर देख लेते हैं इसका, हम बहुत आगे बढ़ गए। आंसर होगा इसका डी। विष्णु साहब के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। देखिए गलत इसलिए है क्योंकि अगेन इंटरचेंज है। तो मान लीजिए ये आपका सरफेस है, ओके, ये आपका सरफेस है और यहाँ पे कहीं पे आपका क्या हो, अर्थक्वेक क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो जहाँ पे जनरेट होगा, अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे जनरेट होगा तो यही अर्थक्वेक आपका पूरा ऊपर आया। इससे क्या होता है, अर्थक्वेक होता क्या है, अगर मैं बेसिक डेफिनेशन, सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ जो होगा, ओके। अब इसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, मोस्टली टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। तो सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ हो रहा है, तो जब ये शेक कर रहा है, ओके, तो यहाँ से आपकी वेव्स निकलेंगी। अब ये जो वेव्स होती है ना, ये डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं। अब वापस से आते हैं, तो जहाँ पे अर्थक्वेक निकल रहा है, ये जो पॉइंट होगा इसको कहते हैं हम फोकस, ओके। अर्थ के अंदर जो होगा इसे कहते हैं फोकस। अब क्वेश्चन में देखते हैं, इन्होंने बोला था कि अर्थक्वेक स्टार्ट अंडर द सरफेस एपिसेंटर, तो ये गलत है क्योंकि इसे फोकस कहा जाता है, ठीक। ये हो गया फोकस। फिर उसके बाद जब हम इसकी बात करते हैं, फोकस है, इसका दूसरा नाम हाइपोसेंटर भी होता है। फिर इसी पॉइंट के सीधे डायरेक्टली जो आपका सरफेस पे जो पॉइंट होगा इसे कहेंगे हम एपिसेंटर, क्योंकि एक पॉइंट तो ज़रूरी नहीं है ना कि ये तो मेजर करे ही जा सकते, तो हम एक सरफेस पे भी एक रेफरेंस के लिए पॉइंट लेते हैं डायरेक्टली उसके ऊपर, तो वो आपका एपिसेंटर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके ये दोनों स्टेटमेंट क्योंकि इंटरचेंज है इसलिए गलत हो जाते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द इरोजनल एंड डिपोजनल फीचर ऑफ रिवर, आपको रिवर के इरोजनल डिपोजनल फीचर बताने हैं। मिएंडर, स्टेक्स, मोरेन्स, लीव्स, आपको करेक्ट बताना है 1, 2 and 3, 2, 3, 4, 1, 2 and 4, ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, इसमें सॉरी करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं जो कि आपके रिवर से रिलेट करते हैं। अगेन एनसीईआरटी, ये पूरी क्विज ही आपकी एनसीईआरटी पे फोकस करी गई है, तो आपका वही होगा। आंसर होगा इसका 1, 2 आंसर होगा इसका 1, 2 and 4, ठीक है। अब ये देखने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, जो आपके मोराइन्स होते हैं ना, ये आपके ग्लेशियर होते हैं, लाइक ये ग्लेशियर फीचर है, ठीक। तो जैसे ही हमने मोराइन्स, अगर आपको इतना ही पता है कि मोराइन्स ग्लेशियर, अगर आपको फीचर, अगर आपको ये नहीं पता कि मेंडर क्या है, स्टेक्स क्या है, लीव्स क्या है, तो ये गया आपका, ये गया आपका, ये गया आपका, सीधा आंसर 1, 2 and 4 आता है। देखिए ये होता है अगर हमें एक चीज़ भी अच्छे से क्लियर हो, ओके। सो अब यहाँ पे डिपोजिशनल और इरोजनल फीचर, आपकी जो रिवर होता है ये 3 कोर्स में फ्लो करती है। स्टेजेस ऑफ रिवर इसमें बता रखा है, ठीक है, 3 कोर्स में फ्लो करती है। पहला होगा अपर कोर्स, फिर मिडिल कोर्स, फिर लोअर कोर्स। जब अपर कोर्स होता है तो याद रखिए इसे यंग कोर्स भी कहते हैं। तो जब इस ऐसे याद रखिए कि जब इंसान यंग होता है, फियर्स होता है, ओके, सो वो काफ़ी एनर्जेटिक होता है। तो इसी यही सेम आप क्या करेंगे, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। जब ये रिवर अपने यंग फेज में है तो बहुत एनर्जेटिक है, उसकी हाई वेलोसिटी है, पहाड़ों से निकल रही है, बहुत तेज़ वेलोसिटी के साथ आएगी, वो वी शेप वैली बनाते हुए आती है। इस तरीके का देखो इरोजन करते हुए आएगी, इरोजन वी शेप वैली क्रिएट कर लेगी, बहुत रैपिड्स होंगे, गॉर्जेस होंगे, वाटरफॉल होंगे, क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक।
फिर वो मिडिल कोर्स में आती है, जब फिर क्या है, फिर आप दूसरी स्टेज ले लो, जब इंसान थोड़ा आपका 25 से आपका 35 के अराउंड के बीच में आता है, तो वो थोड़ा मिडिल मॉडरेट स्टेज से चलता है। मॉडरेट 25 से 50 के अराउंड ही ले लीजिए, मॉडरेट स्टेज में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फ्लो इतना तेज नहीं होगा, बट यहाँ पे जो उसका स्कोप होगा वो बड़ा होगा, मतलब वो यहाँ पे इरोजन ज़्यादा करेगा, फैन ज़्यादा बनाएगा, डिपोजिशन ज़्यादा करेगा, है ना, वो अपना दायरा बढ़ाएगा। तो ऐसा ही होगा, रिवर क्या करेगी, अपने मिडिल कोर्स में क्या करेगी, अपना दायरा बढ़ाएगी। फिर आ जाए आपका लोअर कोर्स। लोअर कोर्स में क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है, वो बूढ़ा इंसान क्या है, बूढ़ा हो चुका है, तब उसकी हर चीज़ यहाँ पे लो लो होती हुई दिखेगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, रिवर के साथ भी यहाँ पे फ्लो बहुत कम है, लो वेलोसिटी है, यहाँ पे बाद में इरोजन ही देखने को मिल रहा है, यहाँ पे डिपोजिशन कम देखने को मिल रहा है, मिएंडर्स बन रहे हैं, डेटाज बन रहे हैं, इस तरीके से। सो हमें देखे ऑप्शन में क्या था, जैसे आपका मिएंडर हो गया, ये देखिए, ये जो इस तरीके से आपका स्नेक टाइप दिखता है, ये जो बनता है ना, ये मिएंडर होता है। फिर ये लेवे हो गया, ये जो डिपोजिशन होता है आपके साइड में रिवर के थ्रू, ठीक। फिर आपको और देखने को मिलता है ऑक्सबो लेक हो गया, एस्चुरीज हो गया, फिर ये माउथ हो गया, फिर ये सोर्स हो गया, सोर्स जहाँ से निकल रहा है, माउथ जहाँ पे गिर रही है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से हो गया। तो ये बहुत ही बेसिक आइडिया है, बाकी हमने ज्योग्राफी की क्लास में डिस्कस किया। मशरूम रॉक आर फाउंड इन, आपको बताना मशरूम रॉक कहाँ मिलता है, डेजर्ट, रिवर वैली, ग्लेशियर्स, पेनिनसुलर। अगेन आपने पिक्चर देखा होगा एक एनसीईआरटी में बना हुआ, सो पिक्चर भी अगर आपको याद है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। आंसर होगा इसका ए, डेजर्ट। देखिए ये होती है मशरूम रॉक, इसकी शेप आपकी मशरूम की तरह होती है, होता कुछ नहीं है, ऐसा ही रॉक नहीं होती है ये, बेसिकली ये पहले ऐसी रॉक रही होगी, पर क्योंकि यहाँ पे आपका जो डेजर्ट में आपका विंड जब उसने काम किया होगा, तो यहाँ पे इरोजन ये इरोड होती रही, और एंड में ये इतना बच के निकल गई। तो जैसे जैसे ये मशरूम की शेप में बन गई, और ये कहाँ पे मिलेगी, डेजर्ट में। मैच द फॉलोइंग, कौन आपको बताना है कौन से सही करेक्टली मैच है। वेस्टर्लीज, परमानेंट विंड, मानसून, लोकल विंड, शिनूक, सीजनल विंड। आपके ऑप्शन है 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, ऑल ऑफ द अबव। देखते हैं, एक आपने चार्ट देखा होगा, उसमें किस तरीके से आपके परमानेंट विंड्स होते हैं, लोकल विंड्स होते हैं, सीजनल विंड्स होते हैं। आंसर होगा इसका ए, विच मीन्स आपका से पहला सही है। तो देखिए ये बेसिक से स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ विंड 3 तरीके की, प्लानिटरी विंड्स हो गई, सीजनल विंड्स हो गई, लोकल विंड्स हो गई। प्लानिटरी विंड्स आपने देखा सुना होगा, ईस्टर्लीज, वेस्टर्ली, पोलर विंड्स होती हैं, है ना। अब ये मैं इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। और याद करिए इस तरीके का हमने देखा था कि कैसे आपका ईस्टर्ली का फ्लो होता है, कैसे आपका वेस्टर्ली का फ्लो होता है, इनको प्लानिटरी विंड्स कहेंगे। सीजनल विंड्स में क्या आ गया आपका, ये जो साउथ वेस्ट मानसून हो गया, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स होगी, जो मानसून भी कहा सीजन की टाइम पे जैसे जो आ रही है, याद रखिएगा। लोकल विंड्स में क्या हो गई, वैली ब्रीज हो गई, माउंटेन ब्रीज हो गई, लैंड ब्रीज हो गई, सी ब्रीज हो गई। अब क्वेश्चन में आते हैं, पहला था वेस्टर्लीज, परमानेंट विंड्स या फिर प्लानिटरी विंड्स, ये बिल्कुल ठीक है, इनको यही कहा जाता है। दूसरा, मानसून आपकी सीजनल विंड्स आएंगे, इसलिए गलत हो जाता है। शिनूक आपकी लोकल विंड्स आ गई, शिनूक के ठंडी हवाएं होती हैं, ओके, आपने सुना होगा शिनूक के हेलीकॉप्टर का नाम भी रखा गया है, सो इसी के नाम से डिराइव किया गया है वो। Consider the following statement. During the full moon and new moon days, the sun and the moon and the earth are in the same line and tides are highest. These tides are called neap tides. When the moon is in first and last quarter, the ocean water gets drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun and the moon, resulting in low tides. These tides are called spring tides. आपको बताना है करेक्ट, ए ओनली, बी ओनली, बोथ है नन। अगेन ये जो आपका फिगर बना हुआ था एनसीईआरटी में बहुत बड़ा था, जहाँ पर उन्होंने बता रखा था कि किस तरीके से स्प्रिंग टाइड आती हैं, नीप टाइड्स आती हैं। आंसर होगा इसका डी, बीच में से आपके दोनों स्टेटमेंट कराते हैं क्योंकि ये इंटरचेंज करे गए हैं। पहला वाला जो डेफिनेशन है वो आपका है स्प्रिंग टाइड का, और नीचे वाला नीप टाइड का है। फिगर में देख लेते हैं, ये है आपका स्प्रिंग टाइड, तो स्प्रिंग टाइड कब होगा, ये है आपका सन, ओके, और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ये है आपका अर्थ। सो ये आप देख रहे हैं। अब क्वेश्चन वापस आते हैं, स्प्रिंग टाइड की डेफिनेशन क्या थी, ये ऊपर वाला आंसर है। ड्यूरिंग फुल मून एंड न्यू मून डेज, द सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं ये सेम लाइन में देखने को मिल रहा है, तो यही बात कर रहा है। तो ये किसकी बात है, ये स्प्रिंग टाइड की बात है। तो ये क्या होगा, एक जगह पे आपका लूनर टाइड हो रहा है, एक जगह पे सोलर टाइड देखने को मिल रहा है, ये तीनों आपके सेम लाइन में है। तो इसे याद रखिए, एस फॉर स्प्रिंग, एस फॉर सेम लाइन। तो इससे याद रख लीजिएगा कि स्प्रिंग टाइड में क्या होगा, तीनों सेम लाइन में होंगे। वापस आते हैं, नीचे वाला का आंसर ये है नीप टाइड्स। व्हेन इट इज फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, ocean water gets drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun and the moon, resulting in low tides. These tides are called spring tides, sorry neap tides. अब ये देखिए, अभी आपको डायगनली दिख रहे हैं,
डायगनली दिख रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो ओशन वाटर है वो पुल हो रहा है, ये पुल हो रहा है आपका, अलग अलग पुल देखने को मिल रहा है आपको, ये ना ये वाटर है, इसका पुल देखने को मिल रहा है। पुल का मतलब ये नहीं कि आपको अर्थ से बाहर गिरता हुआ दिख रहा है, ये आपको टाइड्स के फॉर्म में दिखेगा। तो ये डायगनली दिख रहा है, तो जहाँ पे डायगनली होगा वो होगा आपका नीप टाइड्स। ओके, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, लीबिया, इजिप्ट, अल्जीरिया, एरिट्रिया। आपको ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट बताना है। ओके, सो 3 1 2 4, 3 2 1 4, 4 1 2 3, 1 2 3 4। अच्छे से करिएगा, ध्यान से करिएगा। अफ्रीकन कंट्रीज हैं। ओके, न्यूज़ का पार्ट रहती है हमेशा, वैसे भी ये आंसर होगा इसका ए। अब देखिए कौन कौन सी कंट्री थी, लीबिया, इजिप्ट, अल्जीरिया, एरिट्रिया। ये रही आपकी लीबिया, ये रहा आपका इजिप्ट, ये रहा अल्जीरिया, ये रहा एरिट्रिया। तो पहला आपका है अल्जीरिया, फिर है लीबिया, फिर है इजिप्ट, फिर है एरिट्रिया, क्योंकि ये वेस्ट से ईस्ट बोला था, इसलिए आपका आंसर होता है 3 1 2 4, क्योंकि पहला है आपका अल्जीरिया, ओके, फिर है आपका लीबिया, फिर आपका इजिप्ट, फिर है एरिट्रिया। अरेंज द फॉलोइंग रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ करना है। काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर। 1 2 3 4, 1 2 4 3 3 2 3 4 1 1 3 2 4। जब हम हिमालय का डिवीजन पढ़ते हैं तो हम इन सबको पढ़ते हैं, और आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिविजन्स हैं। आंसर होगा इसका बी, विच मीन्स 1 2 4 3। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ओके, कैसे भी रख सकते हैं, पर याद रखिएगा। देखिए ये आपका ट्रांस हिमालयन रेंजेस है, पहला है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जास्कर, एंड इसमें फोर्थ कैलाश दे रखा है। सो ये देखिए, ये रहा आपका ऊपर काराकोरम, फिर ये आपका क्या है, ये रहा लद्दाख, ये रहा आपका जास्कर, और ये रहा आपका कैलाश रेंज। ठीक, तो यहाँ पे ये 3 हो गए। और अब कैसे बोला था, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, फिर आपका क्या था आंसर बी, और पहले जास्कर है, फिर पीर पंजाल आपको इसमें नीचे को, इस मैप में नहीं दिख रहा है, बट पीर पंजाल भी आपको फिर इसमें नीचे को देखने को मिलता है। ठीक, डेजर्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय, आपको बताना है डेजर्ट क्या, कहाँ डेजर्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसमें। उसके स्कैंटी वेजिटेशन, हैवी प्रेसिपिटेशन, लो इवेपोरेशन, नन ऑफ द अबव। लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन, मतलब लॉजिकल मतलब सॉरी बेसिक क्वेश्चन है, और बहुत इजी है। आंसर होगा इसका ए, स्कैंटी वेजिटेशन। ऑब्वियसली बात है, डेजर्ट एरिया है, वेजिटेशन वहाँ पे इतना अच्छा थोड़ी होगा। हैवी प्रेसिपिटेशन तो हो ही नहीं सकता, डेजर्ट कैसे बनेगा अदरवाइज वो। लो इवेपोरेशन जब वो ज़्यादा है तभी तो वो डेजर्ट की फॉर्म में चेंज हो रहा है। ओके, तो आंसर होगा स्कैंटी वेजिटेशन। सो विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। अपना फाइनल स्कोर लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपके मैं जस्ट रफ आइडिया, क्योंकि जिन बच्चों ने ये पहले से अटैम्प्ट करे हुए हैं, ये आपके टेस्ट सीरीज में भी डिस्कस हो रखे हैं, जो अलायंस की टेस्ट सीरीज होती है, कोशिश करिएगा 10 में से आपके 10 मार्क्स आए, क्योंकि इतने ही एक्सपेक्ट किए गए हैं। ये क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस करे गए हैं। अगर नहीं आते हैं तो आपको फिर से एनसीईआरटी उठाने की ज़रूरत है, क्लास 7 की मैं सोर्स भी बता देती हूँ। ओके, सो बट नहीं भी आते हैं तो स्टिल इसमें कुछ इशू ये है कि अब आपको वापस से रिवीजन करना है। ओके, सो विद दिस ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आप लोगों को ये फ्रूटफुल लग रहे हो सेशंस। थैंक यू सो मच।